Welcome students. In this video, I will discuss some important questions of 10th class and the questions are related to chapter 5 arithmetic progression. तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं एपी। तो जो भी नेक्स्ट एग्जाम है 2020-21 में 10th क्लास में एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझना है। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होते हैं। देखो 8 का मल्टीपल होता है 8 फर्स्ट मल्टीपल, फिर होता है 16। तो 8 की टेबल हमें कंसीडर करनी है और कितने नंबर कंसीडर करेंगे हम 15 मल्टीपल्स। तो मतलब 8 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा 15 8 जब 120। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी लास्ट टर्म हो गई। और ये टोटल कितने टर्म्स हैं 15, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 15 मल्टीपल्स। अब इनका सम हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसका सम फाइंड करेंगे 8 + 16 + 24 और लास्ट टर्म तक हम इसका सम फाइंड करेंगे। तो सम का फॉर्मूला हमें पता है, हमारे पास 15 टर्म्स है तो 15 टर्म्स का सम क्या होगा 15/2 और a + l। फॉर्मूला आपको याद होगा बिकॉज मैं यह मान के चल रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, अब देखो a और l क्या होते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो ये 8 + 120 हुआ। इसको जब सोल्व करेंगे तो होगा 15/2 और ये 128। इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे 64 टाइम्स। फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 15 4 जा 60, 6 कैरी 15 6 जा 90 + 6 96। तो ये आंसर हुआ 960। इट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जो 15 मल्टीपल्स होते हैं 8 के उन सब का टोटल 960 होता है। तो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी √2 3√2 5√2 इज। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर इस एपी का पैटर्न हम अच्छे से समझ लें तो हमें डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा। देखो ये है √2, फिर 3√2, फिर 5√2। अब इस क्वेश्चन को करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक ये है कि √2 को हम एक बार अवॉइड करते हैं, फिर इनके कोफिशिएंट देखते हैं क्या है। देखो फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट 1 है, सेकेंड टर्म में 3 हुआ, थर्ड टर्म में 5 हुआ। तो अब ये सारे नंबर्स क्या हैं एपी में। अब ये √2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट टर्म बन गई √2, सेकंड बन गई 3√2, थर्ड हो गई 5√2। तो बस कुछ नहीं करना हमें, ये कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या करना है। देखो 1 3 5, तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो 7 आएगी और 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। तो बिना किसी फॉर्मूले के हम इस क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो आपने देखा कि हम बहुत इजीली इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम फॉर्मूला ही यूज़ करें, बहुत छोटा सा बेसिक कंसेप्ट काम में लेकर हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 7√2, डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन ये है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस n = 2n + 3 आर। तो यहाँ पे हमें पहली 4 टर्म्स इसकी पता करनी है। तो इसके लिए एक सीधा सा कंसेप्ट ये होता है कि हम n की वैल्यूज कंसीडर करेंगे। पहले हम n = 1 लेंगे। तो जैसे हम n = 1 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ n = 1 पुट करेंगे तो ये होगा 2 1 जा 2 + 3 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। n = 2 पुट करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स पता करनी है। तो n = 2 से हमें सेकेंड टर्म मिलेगी। 2 पुट करने पे होगा 2 2 जा 4 + 3 7। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होने वाला है, सेकंड और थर्ड हो सकते हैं, फोर्थ भी नहीं होगा। तो 5 और 7 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। इट मीन्स इसका आंसर होगा बी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सारी टर्म्स पता करना जरूरी नहीं है। अगर हमें पता चल जाए कि 4 ऑप्शंस में से कोई 2 नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारे लिए ईजी होता है आंसर को जज करना। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 20th टर्म ऑफ द एपी, ये एपीएस की 20th टर्म पता करनी है। तो हम फॉर्मूला लेंगे an = a + n - 1 d का। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। यहाँ पे n की वैल्यू 20 है क्योंकि हम 20th टर्म पता करना चाहते हैं। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, जो यहाँ पर होती है -5, देन प्लस n - 1, n की वैल्यू यहाँ पर 20 होगी, 20 - 1। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखो d कैसे निकलता है,
ये जो डी होता है ना, ये निकलता है कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, कोई भी दो, चाहे तो हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, या थर्ड में से सेकंड को, या फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस करें। तो हम यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। देखो सेकंड क्या हुआ, यहाँ पर मैं डी फाइंड करता हूँ, सेकंड -3 है, फिर इसमें से डिफरेंस निकालेंगे हम -5 के साथ, तो ये होगा -3 + 5, डी इक्वल टू 2 आएगा। तो हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं। अब देखो इसको कैलकुलेट करना है, -5 प्लस ये हो गया 19, 19 2 जा 38, और स्टूडेंट्स 38 में से 5 को माइनस करने पर हमें मिलता है 33। इट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को सेलेक्ट किया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7 - 4n, ये हमारी nth टर्म है, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज। अब ये क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो आप इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, डी जो होता है वो होता है nth टर्म माइनस n - 1 टर्म। तो इस फॉर्मूले से हमारा जो आंसर आएगा वो -4 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना इसको सोल्व किए कैसे पता चला, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक इतनी यूजफुल है कि आप 1 सेकंड से भी कम टाइम में इसका आंसर बता सकेंगे। यस, आप जो सुन रहे हो सही है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि डी पता करना है, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एन का कोफिशिएंट पता करना है। देखो एन का कोफिशिएंट -4 है, तो यहाँ पर आंसर भी -4 होगा। तो अब ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। सपोज ये कोई nth टर्म है 2 - 8/3n, मान लो कि ये कोई nth टर्म है, और ये पूछे कि जिस एपी की nth टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पर डी की वैल्यू होगी -8/3, जो कि n का कोफिशिएंट होता है। अब आप फॉर्मूला यूज करके किसी भी टेक्निक से आंसर चेक करो और देखो कि आंसर सही है कि नहीं। तो इस तरह का कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल है, बिना सोल्व किए आप आंसर बता सकते हैं। ओके, next question is, if the sum of first n terms of an AP is an plus bn square where a and b are constants, the common difference of the AP will be। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। देखो क्या करना है, हमें d की वैल्यू पता करनी होगी, और यहाँ पे सम गिवन है, इट मीन्स Sn इक्वल टू an प्लस bn स्क्वायर। तो d हम कहाँ से पता करते हैं, d हम पता करते हैं a2 - a1 से। ओके, और एक और फॉर्मूला हम काम में लेंगे, an इक्वल टू Sn - Sn - 1। तो इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम d फाइंड करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे सबसे पहले, हमें मिलेगा S1। जहां पे भी n होगा वहां पे आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है, हमें मिलेगा a प्लस बी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा तो S1 इक्वल टू a प्लस बी। और S1 का मतलब होता है A1, बिकॉज S1 ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म ओनली। तो फर्स्ट टर्म का सम, जो फर्स्ट टर्म होती है वो खुद ही अपने आप में अपना सम होती है। तो S1 का मतलब A1 भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो S2 क्या करेंगे हम, n की जगह 2 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा a इंटू 2 प्लस बी इंटू 2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा 2a प्लस 4b। अब S1 S2 आ गया तो हम इजीली A2 निकाल सकते हैं। A2 क्या होता है, S2 माइनस S1। तो देखो A2 यहाँ पर ये हो रहा है 2a प्लस 4b माइनस, और S1 हमारा आ गया है a प्लस बी। ठीक है, अब इनका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, 2a प्लस 4b माइनस a माइनस बी। तो 2a माइनस a हो गया a, और 4b माइनस b बन गया 3b, ये a2 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था a2 माइनस a1। तो सबसे पहले a2 a प्लस 3b माइनस a1। a1 क्या था, जो S1 था वही a1 था, तो यहां पर हम सिंपली इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये होगा a प्लस बी। अब देखो ये क्या होगा, a प्लस 3b माइनस a माइनस बी। a से a यहाँ पर कैंसिल होगा और 3b माइनस b मिलेगा 2b। तो d क्या होगा, 2b। इस AP का कॉमन डिफरेंस 2b होगा। तो 2b कौन सा है, d। इस क्वेश्चन का आंसर होगा d।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इस तरह के क्वेश्चंस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है कि द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस √3, √12, √27 इज। अच्छा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे। ये जो रूट में वैल्यूज है इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो √3 को हम √3 लिख सकते हैं। √12 को हम क्या लिखेंगे, इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे 4 इंटू 3। √27 को हम लिखेंगे √9 इंटू 3। अच्छा, यहाँ से अब मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो यहाँ 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है। 3 रूट में ही रहेगा। यहाँ पे 9 को भी हम अगर बाहर निकालेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 √3। अब आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, ये एपी है, ठीक है। √3, 2 √3, 3 √3, नेक्स्ट होगा 4 √3, फिर 5 √3, और इस तरह से हमारे पास टर्म्स मिलेंगी। अब हमें इसकी 10th टर्म पता करनी है। तो ऑब्वियसली 10th टर्म क्या होती है, A10, जो होती है A+9D। आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। जो भी टर्म पता करनी हो उससे एक कम करके हमें D का कोफिशिएंट लगाना है। तो A10 क्या होगा, A+9D। अब यहाँ पर हमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। तो A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, यहाँ पर ये होगा √3 + 9, और D क्या होगा, D होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म जो है वो 2 √3, और इसमें से √3 माइनस किया तो हमें मिलेगा √3। √3 + 9 √3, और ये हो गया 10 √3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 √3। अब देखो जो भी हम ऑप्शंस चेक करेंगे यहाँ पर, उनमें 10 √3 में कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 को जब हम इस स्क्वायर के अंदर लेके जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, 100 इंटू 3 हो जाए, तो ये हो गया √300। तो इस तरह के कंसेप्ट भी आपके बहुत यूज में आएंगे। जैसे कभी भी कोई नंबर को हम स्क्वायर के अंदर शिफ्ट करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर रूट में जाते ही वो उसका स्क्वायर बनता है, और उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ये ऑप्शन होगा इसका √300। देखो कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स, आपको सोल्व कर लेने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। देखो क्वेश्चन 8 ये कह रहा है कि इफ P-1, P+3, 3P-1 आर इन AP, देन P इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये उतना नहीं है। हमें P फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसी को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में कंडीशन ये कि ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो AP में है। तो AP में होने के लिए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि जो है वो कांस्टेंट रहेगा किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक तो हम निकालते हैं A2 - A1 से, एक हम निकाल सकते हैं A3 - A2 से, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो देखो जो भी सीक्वेंस हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग A2 - A1 क्या होगा, A2 यहाँ पर P+3 है, माइनस A1 ये है P-1, और A3 क्या है हमारे पास, जो सीक्वेंस गिवन है उसमें ये है 3P-1, और A2 हमारे पास यहाँ पर है P+3। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल होती है, क्योंकि ये दोनों D की वैल्यूज हैं। ये भी हमारा D होता है और ये भी हमारा D है, तो ये दोनों इक्वल हो गई। तो सिंपली अब इसको हमें सोल्व करना है। ये P का एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है। P+3 - P+1, और राइट साइड में हम लेंगे 3P-1 - P-3। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे P से P कैंसिल हो गया, 3+1 आ गया हमारे पास 4, और यहाँ पे 3P - P 2P, और ये हो गया -4, तो 2P इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। और P की वैल्यू यहाँ पे होगी 8/2, तो हम कह सकते हैं P इक्वल टू 4 होगा। तो ऑप्शन हमें देखना है P इक्वल टू 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा A, P इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ द AP 258 इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP 57, 59 एंड 61, देन n इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसमें जो गिवन है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यही कंसेप्ट सीधा यूज में लेंगे, इसीलिए क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो है 258, और इसके 2n टर्म्स है, तो 2n टर्म्स का सम निकालने के लिए 2n/2 करेंगे हम, उसके बाद में फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। देखो Sn क्या होता है, n/2 देन 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारे पास 2n टर्म्स है, तो n की जगह पे हम 2n पुट करेंगे।
हमें बस यही काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम n को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और इस फॉर्मूले को हम 2 बार यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे 2 अलग अलग एपीज गिवन है। तो देखो फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, देखो यहाँ कह रहा है फर्स्ट 2n टर्म्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसके अपॉन में हम 2 रखेंगे। फिर 2a, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 2 2 जा 4 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1, क्योंकि फॉर्मूले में n-1 आता है, बट यहाँ हम 2n टर्म्स की बात कर रहे हैं तो 2n-1 होगा। और d आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ n टर्म्स। ये देखो सेकंड जो केस है उसमें n टर्म्स है, तो सिंपली हम लिखेंगे n/2 और 2a, ये होगा 57 का 2 टाइम्स 114, ठीक है। और n-1, क्योंकि हम यहाँ पे n टर्म्स की बात कर रहे हैं तो n-1 आएगा, और d यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए देखो n/2 दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ हमें मिलेगा 4 प्लस 6n-3, और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 114 प्लस 2n-2। इसको बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट में हमें मिलेगा 6n प्लस 1, 4 - 3 1 हो गया। यहाँ पे मिलेगा हमें 2n और 114 - 2 112। तो कैलकुलेशंस करते वक्त आपको केयरफुल रहना है। अब सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12n प्लस 2 इक्वल टू 2n प्लस 112। तो n वाली टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, इधर 2n को शिफ्ट किया तो माइनस होकर ये मिलेगा 10n, और 2 को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा -2, तो 110। अब स्टूडेंट्स आंसर हमारा जस्ट आने ही वाला है, तो हम 110 को 10 से डिवाइड करते हैं, ये होगा 11 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, n की वैल्यू 11 होगी, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of first m terms of an AP is n and the sum of its n terms is m, then the sum of its m plus n terms will be। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने का यही मेथड है। देखो इसको ऐसे करना है, तो फर्स्ट केस में हम ये फाइंड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स क्या होता है, m/2 2a प्लस m-1 d, और इसकी वैल्यू है n, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज n, तो इसकी वैल्यू n होगी। और सम ऑफ n टर्म्स का सम क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 d, और इसमें ये कह रहा है कि n टर्म्स का जो सम है उसकी वैल्यू है m। तो बहुत इजी हो गया ये। अब देखो इनकी हमें जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सिंबल्स हैं, तो ये इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। अब देखो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 2 हटा दूँ और इसमें मैं n के आगे 2 लगाऊंगा, और ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ भी अगर 2 हम हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में 2m होगा। अब इन इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में से हम सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो फर्स्ट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो m है ये 2a से भी मल्टीप्लाई होगा और ये n भी होगा, तो 2a को हम कॉमन निकाल के हम ये कह सकते हैं कि m - n होगा, ऑब्वियसली होगा m - n। और आगे d को अगर हम कॉमन लें तो देखो हमें क्या मिल सकता है, d में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ढंग से देखोगे तो ये m इधर आके इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा m इंटू m-1, और इसी तरह से n भी यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -n इंटू n-1, और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 2n - 2m। चलो फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a इंटू m-n प्लस d। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, देखो ये हो गया m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, और 2 को हमने कॉमन लिया, राइट हैंड साइड में मिलेगा n-m। फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, m-n प्लस d। यहाँ पर हम फैक्टराइज कर सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को, देखो ये दोनों को हम साथ में कंसिडर करें तो इसके फैक्टर होंगे m प्लस n और m माइनस n, और बाकी जो दो वैल्यूज बची वो है -m प्लस n।
तो माइनस कॉमन लेके हम इसको m माइनस एन लिख सकते हैं और फाइनली ये होगा 2n माइनस 2m। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं। अगर हम m माइनस एन से पूरे इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो होता है 2ad, यहाँ पर m माइनस एन डिवाइड होता है तो d के कोफिशिएंट में m प्लस एन और माइनस 1 बचेगा। ओके, और इस साइड में अगर हम इसको m माइनस एन से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस m माइनस एन, उससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है। देखो हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम यूज करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है कि सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स, सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला में देखना है कि क्या होता है। देखो बच्चों, सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स क्या होता है, m प्लस एन अपॉन 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि जितने भी टर्म्स का सम पता करना है उसमें से माइनस 1 करके हम d से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1d, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास है 2a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1, इसकी वैल्यू माइनस 2 है, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि ये n प्लस एम अपॉन 2 इंटू माइनस 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आएगा माइनस एन प्लस एम, या हम इसको माइनस एम प्लस एन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बी, माइनस ऑफ एम प्लस एन। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, या इसको 2-3 बार देखें, इस क्वेश्चन को आपको इजीली समझ में आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जो कंडीशंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उनको सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी 5 2 -1 -4 एंड -31 इज। तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड्स हैं, मैं आपको एक मेथड बता देता हूं। अगर हमें फ्रॉम द एंड पता करना है तो हम इस एपी को थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में ये क्या हो जाएगी 5 2 -1 -4, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन से सिक्स्थ टर्म पता करनी है। तो अब इसका कॉमन डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, डी यहाँ पे हो रहा है -3, कहीं से भी पता कर सकते हैं हम 2 -5 -3। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एपी रिवर्स ऑर्डर में है और अब हमें इसकी सिक्स्थ टर्म पता करनी है, तो इजीली जो सिक्स्थ टर्म होगी वो होगी a प्लस 5d। अब इस केस में हमारी जो a है वो होगा -31, 5 नहीं होगा। आपको फिर से देखना है, ये जो 5 है ये a नहीं होगा, क्योंकि हम एपी के लास्ट से यानी कि एपी के एंड से हम सिक्स्थ टर्म पता कर रहे हैं, तो हमने एपी को थोड़ा पलट के लिख दिया है। तो a की वैल्यू -31 होगी और प्लस 5d, d इस केस में हमारा होगा -3। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी माइनस साइन की मिस्टेक हुई थी, हम इस क्वेश्चन को अगेन करेक्ट करते हैं। देखो इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो -31 इस तरह की कुछ वैल्यूज आएंगी, तो हम इस एपी को बिल्कुल रिवर्स करके लिखते हैं, तो हमारी जो टर्म्स होगी वो होगी -4 -1 2 5। अब देखो हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें सिक्स्थ टर्म पता करनी है, तो अब एंड ना मान के हम इसको बिगिनिंग से कर लेते हैं, क्योंकि एपी को हमने बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। तो सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला होगा a6 इक्वल टू a प्लस 5d, a प्लस 5d, जो कि हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है nth टर्म का। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी -31, आपको 5 कंसीडर नहीं करना होगा, -31 प्लस 5d। यहाँ पर d कैसे निकालेंगे हम, -1 में से -4 कर सकते हैं या 2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे d आएगा 3। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखने की है कि जो एपी क्वेश्चन में गिवन है उसका d -3 है, तो अगर हम एंड से स्टार्ट करते हैं एपी को रिवर्स डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं तो उसका d क्या होगा 3 हो जाएगा, उसका बिल्कुल साइन चेंज होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, -31 प्लस 15 और इसका आंसर हमारा आ जाएगा -16। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो हमें चेक करना है कि इस एपी में 0 कौन से पोजीशन पे होगा, मतलब हमें n की वैल्यू पता करनी है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन n के बारे में है या an के बारे में। तो पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो बच्चों उसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये आपको अच्छे से याद रखना है।
विच टर्म ऑफ एपी जीरो, तो हम मान लेते हैं इसकी कोई nth टर्म है वो जीरो है, और nth टर्म क्या होती है a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे a 27 प्लस एन माइनस वन, डी यहाँ पर होगा 24 माइनस 27 जो होगा -3, और इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। ये होगा 27 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 0। 27 प्लस 3 हो गया 30, 30 इक्वल टू 3n। तो इसको सोल्व करने पे आप जानते हैं n इक्वल टू 10 मिलेगा। इसका मतलब इसकी 10th टर्म जो होगी वो 0 होगी। और अगर हम इस एपी को कंप्लीट करें तो हम देख सकते हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि कैसे 0 आएगी। देखो 27, 24, 21, तो हमें हर बार 3 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर होगा 18, 15, फिर होगा 12, देन 9, 6, 3, 0। आप देख सकते हैं कि 10th टर्म हमारी 0 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 10 जो है करेक्ट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p q r एंड s आर इन एपी देन r माइनस क्यू। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो इसको कैसे सोल्व करना है। r माइनस क्यू, ये r माइनस क्यू क्या होगा, मैं यहाँ पे ये टर्म्स को मेंशन कर देता हूँ p q r s। अब देखो r माइनस क्यू आपको पता है d की वैल्यू होगी, किसी भी टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं तो हमें d मिलता है। इसका मतलब q माइनस पी, r माइनस क्यू और s माइनस आर, ये सारी d की वैल्यूज हैं। तो आप देख सकते हो ये तीनों वैल्यूज जो यहाँ मैंने लिखी है ये तीनों d की वैल्यूज हैं। तो r माइनस क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम, s माइनस पी तो नहीं हो रहा है, थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा। s माइनस क्यू हो सकता है, s माइनस क्यू भी नहीं है, ओके सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर थर्ड है s माइनस आर, यस s माइनस आर हो सकता है। देखो s माइनस पी नहीं होगा, s माइनस क्यू भी नहीं होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो थर्ड ऑप्शन s माइनस आर, यस s माइनस आर होगा। तो डायग्राम आप देख सकते हो, हम s माइनस आर से d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, n माइनस वन टर्म ऑफ दिस एपी इज गिवन बाय, तो n माइनस वन टर्म। अब इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, ए एन का जो फॉर्मूला होता है उसमें स्टूडेंट्स n की जगह पे हमें n माइनस वन पुट करना है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। तो यहाँ पर हम n की जगह n माइनस वन पुट करेंगे, इस n की जगह पे माइनस वन एज इट इज रहेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस एन माइनस टू डी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो a की वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म 7, n माइनस टू, डी यहाँ का कॉमन डिफरेंस होगा, इस एपी में कॉमन डिफरेंस होगा 5। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 प्लस 5n माइनस 10, तो ये होगा 5n माइनस 3। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा बहुत इजीली हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। कंसेप्ट आपके सब क्लियर होने चाहिए अच्छे से। 15th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल टू 3n प्लस 4। तो अब इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे। हमें 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है, मतलब अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता चल जाए, ठीक है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म पता करने के लिए हम n की वैल्यू 1 लेंगे, तो a1 जो क्या होगा वो होगा 3 1 जा 3 प्लस 4, ये होगा 7 और 12 टर्म्स। तो 12th टर्म पता करने के लिए 3 इंटू 12 प्लस 4, ये होगा 12 3 जा 36 प्लस 4 40। ये फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें मिल गई, और 12 टर्म्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 12 होगी। तो अब फॉर्मूला क्या कहता है, n अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज a प्लस एल। एन की जगह पे हमने 12 पुट किया, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं बच्चों। 12 अपॉन टू 6 हो जाएगा, ये 7 प्लस 40 और ये होगा 47। अब जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 6 7 जा 42, 4 कैरी 6 4 जा 24 प्लस 4 28, तो आंसर होना चाहिए 282। 282 मीन्स
इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 282। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स इज। तो देखो सम ऑफ 2 डिजिट ऑड नंबर, यानी कि पहला नंबर कौन सा है जो 2 डिजिट का भी है और ऑड भी है। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है, बट बच्चों ये इवन नंबर है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट नंबर होगा 11, और 11 के बाद 13 और 15। तो इस तरह से लास्ट का 2 डिजिट नंबर होता है 99, बिकॉज 100 तो 3 डिजिट में आता है और 99 भी ऑड नंबर है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब ये एपी जो है वो हमने सही तरह से बना ली है, हमें इनका सम फाइंड करना है। तो देखो सम फाइंड करने के लिए हमें बताना जरूरी है कि एन की वैल्यू कितनी है, यानी कितने टर्म्स हैं यहाँ पर। तो पहले हम एन की वैल्यू पता करते हैं। एन की वैल्यू पता करने के लिए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसके बाद 99 इक्वल्स टू 11 प्लस एन माइनस 1 डी। डी यहाँ पे होगा 2। 99 इक्वल्स 11 प्लस 2n माइनस 2, ये 2n। देखो 11 माइनस 2 हो गया 9, 9 को हमने इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस होकर ये मिला 99 माइनस 9 इज 90 और n इक्वल टू 45। तो अब n की वैल्यू हमने फाइंड की है 45। अब हम सिंपली सम का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n अपॉन 2। यहाँ पर होगा 45 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये होगा 11 प्लस 99। इसको सॉल्व करते हैं। 99 प्लस 11 ये हो गया 110। अच्छा, अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 55, और 55 को 45 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो स्टूडेंट्स अगर तुमको मल्टीप्लाई करोगे तो 45 इंटू 55 आंसर आएगा 2475, क्योंकि 4 वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखो सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25, तो 5 से एंड होने वाला नंबर ही होगा। अब मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर बी होगा, 2475 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x x प्लस 10 3x प्लस 2 आर इन एपी देन x इज इक्वल टू। तो आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता एपी में। देखो कैसे करेंगे, 2x x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2। तो ये एपी होने के लिए क्या जरूरी होता है, एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी 3 नंबर एपी में हो तो हम 2b इक्वल्स टू a प्लस सी लिखते हैं। ये कहाँ से आया, कॉमन डिफरेंस के कंसेप्ट से आया, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म का डबल करके हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं, जैसा हमने यहाँ पे किया। मिडिल टर्म का हमने डबल किया है और फर्स्ट और थर्ड जो ए और सी हैं उनको ऐड किया। तो बस यही हमें यूज लेना है। तो देखो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म का डबल करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 10, और ये फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे 2x प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ होगा 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 5x प्लस 2। अगर बैलेंस करते हैं तो इधर होता है 3x और 20 माइनस 2 होता है 18, तो x इक्वल टू 6 आएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखो डी, इसका ऑप्शन है डी, यानी x की वैल्यू 6 होगी, तो 6 हम पुट कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म बनती है हमारी 6 2 जा 12, फिर बनती है 6 प्लस 10 16, और फिर 6 3 जा 18 प्लस 2 20। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है और ये एपी भी बन रही है। इट मीन्स इस कंडीशन में x की वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो करेक्ट है, तो x इक्वल टू 6 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ the numbers a b c d e form an ap then the value of a minus 4b plus 6c। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखो हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी उन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है जो इस लेक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत ही बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा इजी मेथड इसका हो ही नहीं सकता है। तो ये वैल्यूज़ थोड़ा सा हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e। अब देखिए इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट ये कहता है कि मान लो ये कोई 5 टर्म्स एपी में है, क्योंकि क्वेश्चन में भी 5 टर्म्स हैं, ए बी सी डी और ई। तो देखो कंसेप्ट ये होता है कि ये 5 प्लस 1,
इसका टोटल कितना हुआ 6। इस तरह से फिर 4 + 2 इनका टोटल भी क्या हुआ 6। और ये जो मिडिल टर्म बचती है इनका हाफ होता है और वो हमें पता भी है, ये एपी की प्रॉपर्टी होती है। तो बिगिनिंग से फर्स्ट पोजीशन और एंड से फर्स्ट पोजीशन उनका हमने टोटल किया, फिर हम एक एक पोजीशन मूव कर रहे हैं, इधर से सेकंड पोजीशन और लास्ट से भी सेकंड पोजीशन जो कि 2 + 4। तो इस तरह से सेम पोजीशन हम स्टार्ट और एंड से लेते हैं तो उनका टोटल सेम रहता है। चलो मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहता हूं। यहाँ पर मान लो एक कोई एपी है 3, 5, 7, 9, 11। तो इन दोनों का टोटल 14, इनका भी टोटल 14 और ये क्या होगा मिडिल टर्म, ये इनकी हाफ होगी। 14 का हाफ 7 होता है। तो बस यही कंसेप्ट काम में लेना है और आपका आंसर बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो देखो ABCDE, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमारी जो सीक्वेंस है वह है ABCD और E। इट मीन्स यहाँ पर A + E हम कर सकते हैं, A + E। देखो इस तरह से हम करेंगे A + E और ये किसके इक्वल होगा B + D के, B + D। और ये किसके इक्वल होगा 2C के, मिडिल टर्म का ट्वाइस होता है। तो बस इसी को मैं अरेंज करना है। तो देखो गिवन जो भी है इसमें हम क्या करते हैं A + E को हम कलेक्ट करते हैं, एक साथ लिखते हैं। और ये जो है इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो -4 हम कॉमन लेके इसको B + D बना लेते हैं और बचा हुआ +6C एज इट इज रखते हैं। अब A + E की वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू है 2C। तो हम इसकी जगह हम क्या मेंशन करेंगे 2C -4। B + D की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 2C जो हमने अभी फाइंड की है, आप राइट साइड में देख सकते हैं मैंने सोल्व किया है, और +6C। अब देखो बच्चों सिंप्लीफाई करना है 2C माइनस ये हो गया 4 2 जा 8, 8C + 6C। इसको सोल्व किया -6C + 6C और आंसर आ गया 0। इट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 0। तो आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको फिर से सोल्व करो। आप इस लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको बाद में देख सकें कभी भी, या वीडियो को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 0। 19th क्वेश्चन ये करा है इफ PQR are in AP then P³ + R³ - 8Q³ इज इक्वल टू। ये भी उन क्वेश्चंस में से एक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। तो आइडेंटिटी देखो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है P³ + R³ - 8Q³ की, और एक इन्फॉर्मेशन हम यूज में लेंगे कि ये गिवन है कि PQR AP में है तो इसका मतलब P + R की वैल्यू क्या होगी 2Q। जो मिडिल वैल्यू होती है वो डबल होती है फर्स्ट और लास्ट की सम की। तो यहाँ पर PQ + R³। अब देखो आपको फॉर्मूला पता है A³ + B³ का, वो होता है A + B⁻³, ठीक है, माइनस, पहले मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखता हूँ उससे आपको फॉर्मूला डेवलप करना बताऊंगा। देखो A + B⁻³ = A³ + B³ + 3AB A + B। अब इसकी वैल्यू में पता करनी है तो ये सारा एक्सप्रेशन हम इधर ले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा A³ + B³ = A + B⁻³ - 3AB A + B। तो बस यही हमें यूज़ करना है, ये फॉर्मूला में लेना है और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे PQ + R³। ठीक है बच्चों, तो देखो PQ + R³ की आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे P + R, यहाँ पर P + R लेंगे, P + R⁻³ - 3PR P + R और -8Q³ एज इट इज रहेगा। अब देखो P + Q की वैल्यू 2R है, आप राइट साइड में देख सकते हैं मैंने एक वैल्यू लिखी है P + R की वैल्यू है 2Q। तो यहाँ पर 2Q इसका होल क्यूब -3PR P + R के लिए फिर हम लिखेंगे 2Q और -8Q³। नेक्स्ट स्टेप में देखो 2Q का होल क्यूब होता है 8Q³ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3 2 जा 6 PQR, यहाँ मिलेगा हमें PQR और -8Q³। ये दोनों कैंसिल होंगे, हमारा आंसर आएगा -6 PQR।
तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, -6 PQR। तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनमें से ये भी एक है, तो आप नोट कर सकते हैं। जो जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहे हैं उन पे आप प्रैक्टिस कीजिए। उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चंस आपको जहाँ कहीं भी मिलते हैं, चाहे आपको नेट पे मिले या किसी भी टेक्स्ट बुक में हो, कोई स्टडी मटेरियल में हो, उन पे आप प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ 31 टर्म्स, इफ इट्स 16th टर्म इज m, देन सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी इज। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है। तो आप देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इफ़ इट 16th टर्म इज m। मैंने आपको पहले बताया है कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को यूज़ करना है, उसी से हम हमारे आंसर तक पहुँच पाएंगे। 16th टर्म m होती है, तो 16th टर्म हमेशा ये होती है a + 15d। ये क्या है, m है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो गिवन है वो है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 31 है, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होगी, देखो n/2, ये होगा 2a + n-1d, यानी कि 31d। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम ये देख सकते हैं कि ये a + 15d और यहाँ पे a + 30d, इनमें कुछ रिलेशन है। मतलब इसको अगर हम डबल कर दें, यानी कि इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये होगा 2a + 30d = 2m। बस यही वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 31/2, यहाँ पर हम 2a + 30d की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि होगी 2m। 2 से 2 कैंसिल और आंसर हो गया 31m। तो देखो कितना इजीली हमने इसका आंसर फाइंड किया है। ठीक है बच्चों, 31m, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। तो इस तरह से आपने देखा, इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस बताए हैं जो एपी से रिलेटेड हैं, और सारे के सारे एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं। बाकी अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इस एक्सरसाइज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में सभी बोर्ड्स में ये चैप्टर स्टडी होता है। तो बच्चों, इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप फिर से प्रैक्टिस करो, बिना देखे सोल्व करो। ठीक है, और आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ गुड डे।